Good morning class. So today we are going to continue the revision of chapter 1. जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं. तो we'll start with Dalton atomic theory. What is Dalton's atomic theory? ठीक है ना. तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है ना. तो ये इन्होंने कहा कि एटम्स जो हैं वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे कि इज स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मेटल्स जिससे मैटर बना है. यूनिट मैटर इज मेड अप ऑफ. ठीक है ना. सबसे पहली बात उन्होंने ये कही. दूसरी बात ये कही कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज मास. फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट आपने बोला H हाइड्रोजन, तो इसके सारे के सारे all the atoms have same mass, size, number of electrons. ठीक है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना. तो एक तरह के एटम के पास आइडेंटिकल साइज होता है, आइडेंटिकल मास होता है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है? दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है ना. सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स जो एटम के अंदर के पार्टिकल्स है जिससे वो मिलके बना हुआ है. ठीक है ना. जिनके डिफरेंट नंबर से हमें ये पता चलता है. सेकेंड इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज मास. ठीक है ना. तो यानी कि अगर सेम एक H है और अगर आप दूसरा अगर एटम ले लोगे He का, तो उसका जो एटम होगा उसका साइज़ भी डिफरेंट होगा और उसका मास भी डिफरेंट होगा. ठीक है ना. साइज़ और मास दोनों डिफरेंट होंगे. ठीक है ना. थर्ड इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड और एटम्स ऑफ सेम कंपाउंड मर्ज टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड मतलब टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट आर नोन एज कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का देख लेते हैं और दो एक से मॉलिक्यूल्स का देख लेते हैं. तो देखो सबसे पहले क्लोरीन के अगर दो मॉलिक्यूल्स को ले लूँ मैं, हाइड्रोजन के भी ले सकता था, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? Cl2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है ना. एक सेम तरह के एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए और इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे? Cl2 कहोगे, क्लोरीन कहते हैं. ठीक है ना. और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज वाटर. ठीक है ना. H2O को आप क्या कहते हो? H2O इज वाटर. इसमें आपने देखा कि दो अलग अलग टू डिफरेंट एटम्स मिलके, यानी कि दो H एटम्स और एक O एटम मिलके क्या करते हैं? क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है ना. ठीक है ना. ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपको एक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है. ठीक है ना. तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो दो अलग अलग एटम से मिलकर बनाओ और मॉलिक्यूल बनाओ, उसको क्या कहते हो आप? कंपाउंड कहते हो. इनका जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, मतलब रेशियोज होते हैं, वो सेम रहे, हमेशा इतने ही रहते हैं. जैसे H2O में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगी. Cl2 में दोनों क्लोरीन ही होंगे. ठीक है ना. और कोई और पढ़ लो, Na2CO3 डालोगे तो उसमें सोडियम 2 होंगे, कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन 3 होंगे. ठीक है ना. दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है ना. फिफ्थ पॉइंट इज ये हमेशा ऐसे सिंपल होल नंबर्स में होते हैं. ठीक है ना. ये जो नंबर्स रहते हैं होल नंबर्स में. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है? वैलेंसी पे डिपेंड करता है. तो ये ऐसा होना चाहिए था. जैसे फॉर एग्जांपल आप बेरियम और सल्फेट दोनों चीज़ें हैं, बेरियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन ले लो. ठीक है ना. इन दोनों का रिएक्शन करानी है. इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है. तो ये Ca2O2 लिखना चाहिए था. लेकिन ये जो रेशियो रहता है इन दोनों का, जो ये नंबर्स होते हैं, इसका एकदम सिंपलेस्ट रेशियो रहता है. तो 2/2 से 2 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है ना. सॉरी HCF. ठीक है ना. ये आपस में कर सकते हो. तो सिंपलेस्ट रेशियो 2/2 का क्या होगा? 1 होगा. 1:1 होगा. तो इसलिए हम इसको CaO लिखते हैं, ना कि Ca2O2 लिखते हैं. ऐसे ही Na2O में Na की वैलेंसी कितनी होती है? Na की वैलेंसी 1 होती है, O की वैलेंसी 2 होती है. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है, इसलिए Na2O लिखा जाता है. ठीक है ना. आप Na4O2 भी लिख सकते थे यहाँ पर. ठीक है. लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? Na2O. ठीक है ना. इसलिए वो लिख रहे हैं. तो हमेशा ये क्या किस में होते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं. 6th पॉइंट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड.
तो दो ही एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 बनाता है, ठीक है ना, CH4 बनाता है, सॉरी C2H6 बना देता है, ठीक है ना, C2H4 भी बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप एल्केन कहते हो, अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको क्या कहते हो बेटा आप, दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन एंड दिस इज इथीन, ठीक है ना। C2H4 है, CnH2n वाला फॉर्मूला है, तो ये क्या है, इथीन, ठीक है ना। ये एल्कीन है, ये दोनों एल्केन है, ठीक है ना। तो दो एलिमेंट्स अलग अलग तरह से ज्वाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। लेकिन इस जितने भी थ्योरीज जो मैंने तुम्हें डाल्टन की बताई, इसमें कुछ डिफरेंस थे, तो उन डिफरेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेके आए। तो उसमें बोला गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इज, कई ऐसे होते हैं एलिमेंट जिनके अलग अलग मासेस होते हैं सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन आपको 12 में मिलता है, कार्बन आपको 14 मिलता है। हाइड्रोजन भी आपको कैसे कैसे मिलता है, हाइड्रोजन 1 मिलता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 मिलता है, हाइड्रोजन 3 मिलता है। इसको क्या क्या कहते हैं, इसका मास 1 होता है, इसका मास 2 होता है, इसका मास 3 होता है। जिसका मास 1 होता है उसका नाम होता है प्रोटियम, ठीक है ना, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम, ठीक है ना। 10th क्लास में हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, मेंडलीव वाले चैप्टर में आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। उनको क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये आपकी डाल्टन की मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी में था। तीसरी एटॉमिक थ्योरी में ये क्या कहता है, कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग होते हैं लेकिन मास सेम होता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है ना, सब दोनों के मास कितने रहते हैं, लगभग 40 के आसपास रहता है। लेकिन जो इसका नंबर है, इसका नंबर कितना है, इसका 19 है और इसका 20 है। तो इस वजह से क्या है, दीज आर नोन एज आइसोबार्स। जिनके मास सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है जिस इंटीग्रल मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मतलब उसमें लिखा होता है, वो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सिंपल रेशियोज़ ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज उठा लो, C12H22 और O11, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, C12H22 O11, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो ये रेशियो सिंपल नहीं है, ये रेशियो क्या सिंपल नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको Na2H2O CO बताया, इसमें सिंपल रेशियोज 2:1 की, लेकिन यहाँ पर सिंपल रेशियोज़ नहीं है, ऐसे 3 के रेशियोज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिविजिबल। तो उन्होंने कहा था कि एटम इज़ इंडिविजिबल, मतलब एटम को हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन हमने देख लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी होते हैं और हम उसको भी देख सकते हैं कि उनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, हमने करके देखा। दैट्स वाई तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन भी समझ में आ रहे हैं और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी समझ में आ रही है। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हम देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ। क्या है एवोगैड्रो लॉ, और मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, वो कहता था, उसने कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस under same conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर बराबर वॉल्यूम की गैसेस हैं, गैसेस का वॉल्यूम हर किसी का बराबर है, तो हम क्या, और कंडीशन भी सेम है, टेम्परेचर प्रेशर भी सबका सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे, ठीक है ना। दिस इज़ द एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। सेकेंड थिंग यू नीड टू नो इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल CO2 कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, 3। H2O कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है बेटा, 3, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इस मॉलिक्यूल में भी 3 एटम है, ठीक है ना। O2 में कितने हैं बेटा, 2 एटम्स है, Cl2 में कितने हैं बेटा, 2 एटम्स है, ठीक है ना। ऐसे ही CH4 में कितने एटम्स है बेटा, 5 एटम्स, एक C का 4 H के, ठीक है ना, ठीक है ना। NH3 में कितने एटम्स हैं बेटा, 4 एटम्स है, एक N का 3H के। तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, इनसाइड अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ द
एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है ना। द एटॉमिसिटी, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी, ठीक है ना। दिस इज योर डेफिनेशन फॉर एटॉमिसिटी। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन द मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। मॉलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो मॉलिकुलर मास होता है, मॉलिकुलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, 2 इंटू वी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसके ऊपर कोई 1-2 क्वेश्चन आपके कभी भी आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिलेशन, एक रिलेशन और देखेंगे हम लोग मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में। तो देखो, अगर आप 22.4 लीटर लोगे कोई भी गैस, एनी गैस, ठीक है ना, कोई भी गैस लोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये नंबर जो है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 1 atm और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये नॉर्मल होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस। वेज इक्वल टू द मॉलिकुलर मास इन द ग्राम। तो ये किसके बराबर होता है? मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस, इसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल आपने O2 ले ली इतनी, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाता है? इसका यानी कि 22.4 लीटर ऑफ O2 किसके बराबर हो गया? आपका O2 का कितना होता है? 32 होता है, दैट इज 32 ग्राम्स के बराबर होगा। इतनी लीटर की गैस कितनी होगी भैया? 32 ग्राम्स के बराबर होगी, ठीक है ना। और अगर इस प्रेशर की जगह 1 atm की जगह 1 बार प्रेशर ले लोगे, तो ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाना चाहिए? 22.7 लीटर्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको और चीज़ मैंने बताई कि अगर ये 1 atm की जगह 1 बार में प्रेशर हुआ तो आपको 22.7 लीटर वहाँ लेना है, ठीक है ना। तो इतना हमको समझ में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओह सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास और AMU क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं अभी तक मास की बात कर रहा था, जिसको हम ए से डिनोट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। विच इज़ इक्वल टू N प्लस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनको प्लस करने के बाद आता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो, जो मास होता है इसका, इन दोनों का मास वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग 10⁻³ का डिफरेंस है, ठीक है ना। इस ऐसे सोच सकते हो कि आपने 1 kg का कुछ आप चीनी लेने गए थे, तो क्या आप ये देखोगे कि 1 ग्राम उसमें एक्स्ट्रा आया या कम आया? नहीं, आप इसको इसके सामने कंसिडर नहीं करोगे, इसको इसके सामने क्या मान लोगे? नेग्लिजिबल मान लोगे। तो जिसको आपने इसके सामने नेग्लिजिबल माना, ऐसे ही इसके वेट के सामने, इन दोनों के वेट के सामने इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो डैट मीन्स हाँ, थोड़ा सा मास ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन वो इतना कम है कि वो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। और हम लोग क्या मानते हैं? इस मास को कितना मानते हैं? 1 U के बराबर मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो यानी कि N का मास भी कितना होता है? 1 U होता है, और P का मास भी कितना होता है? N का मास भी 1 U होता है, और P का मास भी 1 U होता है। तो U और AMU क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलाई जाती है, उसको U से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? इसके बराबर है। और एक्चुअली जो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है? जब आप क्या करते हो? 1 ग्राम ऑफ C12 एटम को लेते हो, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ C12 एटम लेते हो, तो उसका जो मास होता है, तो ठीक है ना, सॉरी, एक एटम ऑफ C12 का 1/12 पार्ट ले लोगे तो, ठीक है ना, यानी कि एक एटम का पहले वेट निकाला गया C12 का, उसको 12 से डिवाइड करा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका 1 U के बराबर आता है। तो 1 U इज़ डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज यही हमारा एटॉमिक या मॉलिकुलर मास डिफाइंड होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो आप किसी का भी मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हो? फॉर एग्जांपल आपका CH4 है आपके पास, तो कार्बन का मास आपको पता है कितना होता है? कार्बन के पास नंबर ऑफ क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6,
न्यूट्रॉन्स में कितने होते हैं 6, तो टोटल मास कितना हो गया इसका 12, और हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है 1 होता है, 4 × 1, तो टोटल मास इसका कितना हो गया बेटा 12 + 4 दैट इज 16, ठीक है ना, 12 + 4 दैट इज 16। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। एटॉमिक मास तो हमें ऑलरेडी पता ही होता है कितना होता है, और ए पता है तो हमें एटॉमिक मास पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद होता है एवोगैड्रो नंबर के बारे में। अब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, ये मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर होता है, पहले तो नंबर को डिफाइन कर लेंगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है पहले तो एवोगैड्रो इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर ये बताता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे 1 मोल में, 1 मोल में हमेशा कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। और 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोलर मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है ना, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो यानी कि अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना है 12 यू होता है ना, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा 12 ग्राम, तो यानी कि 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना हो जाएगा, कार्बन में अगर 12 ग्राम ले लूँगा तो वो किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल ले तो आप ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वो ऐसे ही आप बताओगे, ठीक है ना। तो मोल बताना बहुत ईजी है, 1 मोल वी कैन ईजिली डिफाइन, ठीक है ना, वी कैन ईजिली डिफाइन 1 मोल बाय दिस, दैट मीन्स। और 1 मोल को लीटर्स में डिफाइन करना है तो कैसे बताना है 22.4 लीटर, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 22.4 लीटर पे कितना होता है, मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, उसके मॉलिकुलर मास के बराबर का ग्राम में उसका होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे ही। यानी कि 22.4 लीटर्स भी क्या आपका 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एटम्स और लीटर्स में, ठीक है ना, हर तरह से, ठीक है ना। ये गैस के लिए हो गया, ये नंबर ऑफ एटम्स आपके सॉलिड के लिए होगा, लिक्विड के लिए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको 6 कंसंट्रेशन ऑलरेडी बताई हैं, अभी तक पढ़ाई है, 6 कंसंट्रेशन के बारे में बताया। देखते हैं एक एक करके कंसंट्रेशन देखते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन है मास परसेंट, ठीक है ना, लिख तो रहा है बेटा, लिखा हुआ, ठीक। मास परसेंट इज वेट बाय वेट परसेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ऐसा लिख लेते हैं, 100 ग्राम्स में ले लेते हैं, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो आता है, ये जो भी आता है हमारा परसेंटेज पे आता है, जैसे ये हमारा परसेंटेज में आता है ना। तो अगर मेरा मान लो मैंने मास परसेंट अगर 20 बताया तो दैट मीन्स अगर आप 100 ग्राम का पूरा सब्सटेंस ले लोगे तो सॉल्यूट कितना है उसमें से 20 ग्राम है, ठीक है ना, और बाकी 80 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है। तो ये बात तो हमें पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई अगर एक मिक्सचर ले रखा है तो जिसका कंटेंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है ना, जिसका कंटेंट कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहलाते हैं। और जो टोटल इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अब सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस इज योर मास परसेंट। सेकेंड इज स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है हमें, ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड एज STRENGT, स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड एज ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। तो ग्राम पर लीटर में कैसे बताओगे आप, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। और इस स्ट्रेंथ को और किस नाम से जानते हैं हम लोग और किस नाम से जानते हैं इसको, हम और क्या बोल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो मैंने आपको पढ़ाया, मास बाय वॉल्यूम। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है ना, सॉल्यूशन इन लीटर्स लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आती है। थर्ड पॉइंट है आपका मोलैरिटी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। दिस इज मोल्स, यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है कि एक मोल में जैसे कार्बन को लेते हैं, ठीक है ना, कार्बन के एक मोल में कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो मैंने आपको बोला कि यू हैव 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो कितने मोल्स होंगे, 24 को आप कैसे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, जितना उसका मोल ग्राम मोल इक्विवेलेंट है उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। दैट मीन्स अगर 12 ग्राम में एक मोल है तो 24 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे। तो यहाँ पर मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपका कहलाता है मोलैरिटी। फिर उसके बाद आता है मोलैलिटी, ठीक है ना, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे कि सिर्फ यहीं पर ही क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मास ऑफ, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें बताना होता है। दिस इज नोन एज नॉर्मेलिटी, और इसको एन से डिफाइन करते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट का क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। लास्ट इज मोल फ्रैक्शन, लास्ट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं एक्स से, ठीक है ना। तो जिसका मोल फ्रैक्शन होता है उसको लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स आई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आई निकालना है, तो हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इससे आपका निकलता है मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है ना, दो सब्सटेंस है ए और बी, आपके पास दो सब्सटेंस है, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Nb, ठीक है ना। तो आपका मोल फ्रैक्शन x ऑफ ए के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना। और xb कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और एक बात और लगेंगी, समेशन ऑफ एक्स आई इज ऑलवेज 1, माने कि टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है, 1 होता है। इसको भी करके देख लेते हैं, यहाँ ऊपर वाले केस में सॉल्व करके देख लेते हैं, प्रूफ करके। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कैसे कराइए, ये पहले एलसीएम ले लिया, एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। और उसके बाद इसको इन दोनों को ऐड कर दिया, कट के आ गया आंसर 1। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मोल, समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। एक और मैंने आपको कंसंट्रेशन बनाई थी पार्ट्स पर मिलियन की, जो कि पार्ट्स पर मिलियन की, जो कि इसके लिए बहुत लो कंसंट्रेशंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना, बहुत लो कंसंट्रेशंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये बताता है नंबर, मास ऑफ, ये बताता है मास ऑफ सॉल्यूट, ये बताता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखते हैं इसमें, हम लिखते हैं ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये ppm हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे बेटा निकालने के तरीके कि हमारे कंसंट्रेशंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमें और क्या डिफाइन करना है, देखते हैं। इसके बाद हमें डिफाइन करना है नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की इक्वेशंस, ठीक है ना। तो हम लोग एक बात याद रख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी में कंटिन्यूटी की इक्वेशन रहती है जो कहती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है ना,
तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ टू। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दो सब्सटेंस के बीच में, दो सॉल्यूशन के बीच में ये इक्वेशन बन रही है आपकी, तो आप ये कह सकते हो कि आपका m1v1 m2v2 के भी बराबर है, ठीक है ना। और विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, हाँ, विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज m1v1 इंटू m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया गया है कि पहले की नॉर्मेलिटी ये थी, बाद में कंसंट्रेशन की नॉर्मेलिटी ये थी, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। फॉर डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू, एक ही हमारे पास पहले सॉल्यूशन था, उसकी नॉर्मेलिटी ये थी, उसका वॉल्यूम इतना था, फिर हमने उसमें वाटर ऐड किया तो उसकी नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हमें, तो ये हम ये कहते हैं जो प्रोडक्ट होता है इनका वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ऐसे ही मोलैरिटी की क्वेश्चन में मोलैरिटी का भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर आप वॉल्यूम और मिलाओगे बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होगा लेकिन आपकी मोलैरिटी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप जैसे आप वाटर ऐड कर रहे हो, इस वजह से m1 की वैल्यू कम होती जा रही है, और m1 की वैल्यू कम होकर मान लो m2 हो गई तो v1 की वैल्यू बढ़ के v2 हो जाएगी जब आपने वॉल्यूम में डाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन फॉर्मूला, ठीक है ना, कि कंपोजिशन का फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमें निकालना है उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है ना। ये बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कि सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मेशन क्या हो सकती है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता हो तो हम लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन परसेंटेज कैसे पता चलती है, देखो कंपोजिशन की परसेंटेज को कैसे बताते हैं, पहले कंपोजिशन की परसेंटेज को देख लेते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन कैलकुलेशन कैसे होती है, तो परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ एलिमेंट, जो उसका मास था, उस मान लो आपको दे दिया कि मास ऑफ एलिमेंट इन दिस कंपाउंड इज दिस, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट आपको दे दिया, मास ऑफ कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक है ना। अगर आप ये निकाल लोगे तो आप क्या करो, आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज कितना परसेंटेज ये अवेलेबल है आपके मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल, ठीक है ना। 1 मोल में कितना मास है अगर आपको पता चल जाए और मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए कंपाउंड का, तो आप ये बता सकते हो, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा कि कितने परसेंट कंपोजिशन है बाय मास आपका फॉर्मूले के अंदर। पहली बात तो ये, ठीक है ना। और एम्पेरिकल फार्मूला के अब इससे हमें क्या डेवलप करना है, एम्पेरिकल फार्मूला डेवलप करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला डेवलप करने के लिए क्या करना है, देखो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सबसे पहले हमें ये बता देता है कि कितना होल नंबर रेशियो रहता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हमारे पास मोलर मास और एम्पेरिकल फार्मूले का रेशियो आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, आपको ये पता चल जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तक आप कैसे बताते हो, यहाँ से तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो परसेंटेज, जैसे मान लो एक की परसेंटेज 2 आई, तो एक की परसेंटेज 20 आई, दूसरे की परसेंटेज 60 आई और तीसरे की परसेंटेज फिर 20 आई। तो आप बता सकते हो जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, 2:6:2, इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:3:1, ठीक है ना। इस रेशियो में ए, बी और सी अवेलेबल होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, AB3 + C, ये आपका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो एक चीज़ होती है n, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हमारे पास एक नंबर होता है n जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर n कैसे डेवलप होता है, एल होता है मॉलिक्यूलर मास से अगर आप क्या करोगे, एम्पेरिकल मास को डिवाइड कर दोगे। एम्पेरिकल मास जो भी आपका आ रहा था, जो आपका दिया हुआ था, उससे अगर आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दोगे तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो यही इसका मेन फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर n की वैल्यू ये नहीं है तो आपका मेन फार्मूला क्या रहेगा, मान लो n की वैल्यू 2 है आपकी, तो आपका मेन फार्मूला रहेगा A2 B6 C2, n की वैल्यू 3 है तो A3 B9 C3।
फॉर एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, आपके पास मैंने बोला कि कार्बन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो किस रेशियो में, वो है 1:2 के रेशियो में, ठीक है ना, इस रेशियो में। तो इसके रिगार्डिंग आपके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, C2, C2H4, C3H6, C5H10, C4H8 भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे करके n नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब कौन सा एलिमेंट है ये कैसे पता चलेगा, जब आपको मॉलिक्यूलर मास आपका पता होगा, आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर मास क्या है और एम्पेरिकल मास आपको पता होगा, तो उसका रेशियो जो होगा वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, या n की वैल्यू 3 है, या n की वैल्यू 4 है, या n की वैल्यू 5 है, हमें दिख रहा है, ठीक है ना, ये हम बता सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास से, और उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं कंपोनेंट का। इसके रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए भी हैं, और यू नो हाउ दिस कैन बी डन, ठीक है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, आपसे हो नहीं रहा है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। यू कैन आस्क मी, आई कैन टीच यू, आई कैन क्लियर योर डाउट, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस वाज योर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हमने 10th में सीखा था, या तो टेबल बना के करते हैं या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, ठीक है ना। पार्शियल इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो आप, दो अलग इक्वेशन को स्प्लिट करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको बैलेंसिंग करते हैं, किसी बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन में मेरे को बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, कैसे करनी है, आप मेरे को एक बार और सिखा दो, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ईजी होता है, आपको क्या देखना है, जैसे मान लो आपके पास A + B गिव्स C, ऐसे करके कंपोनेंट बन रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा जनरल इक्वेशन को ले लेता हूँ जो कि इसमें अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, हाँ, NaCl + BaSO4 gives Na2SO4 + BaCl, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना था। तो सीधा मेथड, जो इजी मेथड है वो क्या है, सबसे पहले आप Na देखोगे, Na1 है, Na2 है, तो आपको इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक 2 लगाना पड़ जाएगा। जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, Na2 बैलेंस हो गया। उसके बाद क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन भी बैलेंस है, यस बैलेंस हो गया। बेरियम देखेंगे, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे SO4 1 है। तो डेट मीन्स होल इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड बाय जस्ट पुटिंग अ 2 हियर, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन लो, उसको बैलेंस करना हो, आपको नहीं आ रही है इक्वेशन बैलेंस करना, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर लास्ट में आ गया। आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं, जब भी आपकी कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में इसके 2 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल लग रहा है। ये मेरे पास 200 ग्राम्स था, जो कि पूरा रिएक्ट हो रहा था 100 ग्राम से और BaSO4 से, ठीक है ना, जो मेरे को पता है। अगर मैंने आपको बताया कि ये 200 ग्राम्स के 100 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनता है, ये कितना बनता है, ये बनता है 150 ग्राम्स और ये बनता है 150 ग्राम्स, ऐसे मैंने आपको बताया। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका मेरे पास सिर्फ कितना है, 50 ग्राम्स ही है, तो अब ये कितना रिएक्ट करेगा, सिर्फ NaCl सिर्फ 100 ग्राम ही यूज़ होगा, बाकी का 100 ग्राम्स जो है वो NaCl यूज़ नहीं होगा, वो खाली रह जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो एलिमेंट कम होता है, जो भी कंपाउंड कम होता है, वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी जाएगी। तो जो एलिमेंट कम होता है दैट इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो जो आपका एलिमेंट कम होता है, दैट कंपाउंड कम होता है, दैट इज़ नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। और आप ये बता सकते हो कि इसके हिसाब से हाउ मच अदर रिएक्टेंट्स विल बी यूज्ड एंड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो अगर ये 50, अगर ये 100 यूज़ हुआ तो ये कितना बनेगा, ये लगभग कितना बनेगा, ये हाफ बनेगा, तो ये 75 बनेगा और ये भी सिर्फ 75 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने हाफ कर दिया, सब कुछ हाफ कर दिया, तो ये भी आधा आधा ही बनेगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, जब ये 50 होगा, ये चाहे 200 हो, चाहे अब ये 500 हो जाए, ठीक है ना। अगर ये 50 है तो ये सिर्फ 100 ही रिएक्ट करेगा, बाकी सारा आपका अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है ना। दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक के साथ आपका चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, any other doubts of the question, any doubt of the theory, you can ask me. Thank you class.